नमस्कार साथियों, मैं राहुल जोशी आप सभी का पहाड़ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे इस खास प्रोग्राम पहाड़ की बात में बिट्टू कर्नाटक जी मौजूद हैं। बिट्टू कर्नाटक जी पूर्व में NRHM के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बिट्टू कर्नाटक जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सीधे आपसे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जनता का आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने सड़कों के लिए इतना आंदोलन किया हुआ था, तो ये सड़कों का जो अभी कार्य हुआ है, तो क्या इस कार्य से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि सड़कें फिर से उखड़ने लगी हैं? देखिए, संतुष्ट या असंतुष्ट की बात नहीं। 2017 में जब कांग्रेस ने सत्ता भाजपा को हस्तांतरित की, तब से आज तक कहीं पर भी पैचेस तक नहीं भरे गए। मैंने कोई अल्मोड़ा शहर या अपने NH या किसी एक सड़क की बात नहीं कही थी। मैंने कहा था अल्मोड़ा जनपद की समस्त सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं। और मैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही खेदपूर्वक कहना चाहता हूं, इस राज्य की हमने जब लड़ाई लड़ी थी, उत्तर प्रदेश में हम कोई नेपाल या पाकिस्तान के नहीं थे। पर्वतीय क्षेत्र का विकास सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा था, और आज भी हम उन्हीं चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत चीजें हैं जीवन की, उसी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं तो आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने हमारे खिलाफ इस कोरोना काल में, जब सब बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, किसी भी दल के हों, पूर्व हों, वर्तमान हों, सब सोए हुए थे घरों में, हमने 3,20,000 से अधिक मास्क बांटे, सैकड़ों परिवारों को उस समय सहायता की, सैनिटाइज किया, मशीनें बांटी, सब कुछ किया। और हमारे ही खिलाफ अपने मूलभूत चीज को उठाने का, अपने मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को सरकार के सम्मुख रखने पर कोविड का मुकदमा कर दिया, हमें गिरफ्तार कर दिया। लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। हम लोग राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हमने लड़ी है, और जब राज्य की मूलभूत चीज़ों के लिए ही जनता को आंदोलन करना पड़े, अपने ऊपर मुकदमे करवाने पड़े, तो इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, और कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि छोटी छोटी चीज़ों को देखने का समय नहीं है, आज बड़ी चीज़ें करने का समय है। ये पर्वतीय राज्य है, लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस राज्य के लिए दी। अनेकों अनेक लोगों ने, हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस राज्य की जब लड़ाई लड़ी थी, उस समय कई लोगों ने शहादत दी, और आज उस शहादत का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आज हम पहले भी कहते थे, आज भी वही बात कह रहे हैं, ना पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ रहा, ना यहाँ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है जी। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी कार्य किया है और अलग अलग जगहों पे आपने कार्य किया है। एक 1UK टीम करके एक संस्था है, तो उन्होंने हमारे जरिए आप तक ये मांग पहुंचाने की बात कही है। उनकी 4 मांगें हैं, तो मैं बारी बारी से उसके प्रश्न करूंगा। और उन्होंने ये कह रखा है कि आप उसे अपने जो कांग्रेस के विधायक हैं उन तक भी पहुंचाएं, जिस तरीके से क्या वो विधानसभा में इन मांगों को रखेंगे उत्तराखंड के हित के लिए। और उसके अलावा जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी उन मांगों को रखा जाए। तो उनकी पहली मांग ये है कि जो उत्तराखंड का मूल निवास है वो 1950 तय हो। क्या इस पर आप सहमत हैं? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जो पहले से निवास करते थे उनको मूल निवास का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और अगर कहीं पर कोई परेशानी अगर आएगी तो कांग्रेस आज भी अपने एजेंडे में, कांग्रेस कहीं भी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इस पर राजनीति नहीं करती है। हम तो जनहित के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर हम राजनीतिक लोग हैं, हम साधु सन्यासी महात्मा नहीं हैं जी। हमारे सामने तो जो बैठे हुए हैं उनके यहाँ तो सब साधु सन्यासी महात्मा ही राजनीति करते हैं जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर समाज के हित के लिए राजनीति करते हैं।
हमारी कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और आज जो समस्याएं जनहित की आएंगी उन्हें निश्चित तौर पे हमारे जो वर्तमान के विधायक हैं वो भी जनहित के मुद्दों को बहुत बखूबी उठा रहे हैं, और हम अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को रखेंगे। जो समस्याएं आ रही हैं हमारी जनता को, उन समस्याओं के समाधान हेतु हम अपने मैनिफेस्टो में भी उस बात को रखेंगे। तो इनका दूसरा प्रश्न ये है कि जो मूल उत्तराखंडी है उसको 80% रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो या सरकारी फर्म हो, तो उस पर देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। 2002 में जब हमारी सरकार बनी थी, पहली चुनी हुई सरकार, और विकास पुरुष पंडित नारायण तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे तत्कालीन राज्यसभा सांसद भी थे और प्रदेश के अध्यक्ष थे हरीश रावत जी। उन्होंने इस मुद्दे को बखूबी उठाया था और 70% स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कही थी। जब तिवारी जी के समय में सिडकुल की स्थापना हुई, उस समय भी इस बात को पुख्ता तौर पर कहा गया था, और तिवारी जी के कार्यकाल में, हमारी कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया, और हम इस बात पे आज भी अडिग हैं। निश्चित तौर पे हमारी मैनिफेस्टो में इस बात को रखा जाएगा, और है भी ये मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, हमारे प्रदेश के मैनिफेस्टो में है। जिस समय भी हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, इस बात को पुख्ता तौर पर रखा जाएगा कि स्थानीय लोगों को, 70% लोगों को, न्यूनतम 70% से अधिक लोग, हमारे स्थानीय लोग यहाँ पर रोजगार में रखे जाने चाहिए। यह हमारा मूलभूत अधिकार भी है। तो उनका एक और प्रश्न है, जो 1996 में राज्य आंदोलन के टाइम में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। कई लोगों ने हमें शहादतें दी हैं अपनी, तो उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो उस पर उनका कहना है कि एक फास्ट ट्रैक कमेटी गठित की जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान हो। बहुत अच्छी राय दी है उन्होंने, मैं उनकी इस राय की के लिए उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इस राज्य की, मैंने जैसे पहले भी कहा, इस राज्य का निर्माण हमारे पहाड़ी जनपदों के विकास, क्योंकि संतुलित विकास नहीं हो पा रहा था, उस हेतु ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था। ये सर्वदलीय संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी। उसमें हरीश रावत जी भी थे, उसमें राजेश पायलट जी की भी अहम भूमिका थी राज्य निर्माण के समय में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं, क्योंकि कांग्रेस को कैसे, कांग्रेस छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थी उस समय, तो उस राजेश पायलट जी, हरीश रावत जी ने मिलकर उसे बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस को भी मनाया था। CWC की मीटिंग में भी इस बात को रखा था कि छोटे राज्यों के पक्ष में हो, क्योंकि तिवारी जी भी उस पक्ष में नहीं थे, पंडित जी। और तब इस राज्य में छोटे छोटे गांवों में तब पलायन हल्के हल्के हो रहा था। अगर सामा, लीती और ऐसे कपकोट के दूरस्थ गांवों के लोग बागेश्वर की ओर आ रहे थे, अल्मोड़ा जनपद के सेराघाट, भैंसियाछाना आदि विकास खंडों के लोग अल्मोड़ा को आ रहे थे। लेकिन राज्य बनने के बाद, ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनने के बाद हमारे 2200 से अधिक गांव खाली हो गए। और आज मुझे हमें फक्र होता है जब हम हिमाचल की बात करते हैं। जिस समय हमने राज्य की बात की थी, हमने हिमाचल पैटर्न की बात की थी जी, लेकिन हिमाचल में स्थायित्व मिला। हिमाचल को एक ऐसा व्यक्ति, परमार साहब जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिन्होंने 18 साल तक हिमाचल के सही विकास के लिए काम किया। और हम इस उम्मीद में थे कि उत्तराखंड की जनता भी और उत्तराखंड के लोग भी एक सही स्थायित्व की ओर बढ़ेंगे। उसी तरीके से उत्तराखंड का भी विकास होगा। केवल 2 कार्यकाल मुझे लगता है, एक केवल पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का 5 साल का कार्यकाल, और हो सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी 5 साल का कार्यकाल पूरा करें जी। इसके अलावा कई बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले। हरीश रावत जी व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे, तो केंद्र की सरकार ने काम नहीं करने दिया जी। राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कई तरीके से दल बदल कराया। तो ये सब चीज़ें इस राज्य में उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल होती रही, उसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ा। और आज भी हम जब हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कोई तुलना करते हैं तो हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। हमने यहाँ के अपने वन संपदा का, अपने पानी का, अपनी फ्रूट बेल्ट का, अपने कई चीज़ों, बाहर को बहुत कुछ मिला है, उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाए। और आज इसीलिए हम मूलभूत चीज़ों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के समय में शिक्षा की व्यवस्था ठीक थी, टीचर्स स्कूलों में होते थे। आज अब बच्चे स्कूलों में नहीं हैं, तब हम स्कूलों की मांग करते थे, आज स्कूल बंद हो रहे हैं। हमने कांग्रेस शासनकाल में पॉलिटेक्निक, ITI आदि आदि अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, कई चीज़ों की स्थापना की, आज वो बंद हो रहे हैं। आप देखिए, अगर लाइन से आप देखेंगे, हमारे ही अल्मोड़ा जिले में कई पॉलिटेक्निक, कई ITI बंद होने के कगार पे हैं, बंद होने लगे हैं जी। तो इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मूलभूत चीज़ के लिए आज भी हम संघर्षरत हैं। आपने हिमाचल की बात करी, वन यूके टीम की संस्था द्वारा भी ये कहा गया है कि जो भू कानून हिमाचल में लागू है वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। जो अन्य पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, सभी जगह भू कानून लागू है। सिर्फ उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है, पर उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि आज तक यहाँ पे भू कानून लागू नहीं हुआ, चाहे वो भाजपा की सरकार हुई या कांग्रेस की सरकार रही है। और इसके अलावा एक और प्रश्न है कि सिक्किम की तर्ज पर हर एक पहाड़ी युवा को, हर एक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाए। कई अच्छे प्रस्ताव उनकी ओर से आए हैं और सरकार कांग्रेस की बनेगी तो निश्चित तौर पे हम इन बातों पे अमल भी करेंगे और अपने मैनिफेस्टो में कई चीज़ें हम अभी ऐड कर रहे हैं, कई चीज़ें जोड़ रहे हैं। जो हम पूर्व की कमियां रही, निश्चित तौर पे हम भी, सत्ता में कांग्रेस 10 साल रही है राज्य बनने के बाद जी, और इन 10 सालों में कई अच्छे काम भी हुए, कुछ कमियां भी रही जिन्हें, क्योंकि हरीश रावत जी के कार्यकाल को अगर आप देखें तो उन्हें 2-2.25 साल का जो कार्यकाल मिला वो अस्थिरता के माहौल में मिला। पूर्ण बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकार थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने लगातार हमारी सरकार को गिराने के लिए, उन्हें कैसे भी काम न कर पाए इसके लिए पूरी दल बदल भी करवाया, राष्ट्रपति शासन भी लगवाया, लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ें हरीश रावत जी ने इस राज्य के जनता के लिए की और आगे उन कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना है आज भी इस राज्य की वही लड़ाई बरकरार है जो उत्तर प्रदेश में थी। जी, हमारे स्कूलों की हालत खराब है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतया लचर हैं। पंडित जी के समय हमने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, रावत जी ने उसे बहुत तेज़ी से बढ़ाया, पैसे दिए, लेकिन जिस दिन से हमारी सरकार गई है उस दिन से एक धेला नहीं मिला। आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। मैं यही कह रहा हूं कि हिमाचल और उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा संकट का कारण रहा। हिमाचल को परमार साहब का 18 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने उसे एक नई दिशा दे दी, बहुत आगे तक ले गए और आज उसका लाभ वहां की जनता ले रही है। इसी प्रकार से अगर एक लंबा कार्यकाल यहाँ मिलता, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसे अगर लंबा कार्यकाल मिलता तो राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती और हम विकास के जो काम आगे बढ़ा रहे थे उसे हम आगे करने में सफल हो पाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि हम आज कोई अगर हमने अच्छी योजना चलाई है तो वर्तमान सरकार ने उसे तत्काल रोकने का काम कर दिया। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण और राजनीतिक द्वेष के कारण ये स्थितियां बनी हैं। लेकिन संघर्ष से ही इस राज्य का उदय हुआ है। तो हम तो युवाओं का आह्वान करना चाहेंगे कि आज युवा अपने इस राज्य को आगे करने के लिए आगे आएं, ताकि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, संभावना की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूथ बहुत अच्छा है, केवल दिशा देने की आवश्यकता है और अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो निश्चित तौर पे राज्य आगे बढ़ेगा। आपने अभी पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की बात करी, तो जो पहाड़ का पानी है उत्तराखंड से ही, दिल्ली जैसे राज्य पानी खरीदते हैं, उत्तराखंड से ही वहाँ बिजली सप्लाई होती है। टिहरी डैम में काफ़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है। तो जब वहाँ के यहाँ से बिजली खरीद के वहाँ पब्लिक को फ्री में बढ़ सकती है, फ्री में मिल सकती है, उसका लाभ मिल सकता है, तो उत्तराखंड की जनता को क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उनका तो हक है, क्योंकि बिजली तो यहीं से जा रही है। देखिए, जिस समय कांग्रेस का शासनकाल था उस समय स्थिति बड़ी अलग थी। पूरे प्रदेश में 7-8 से 10 घंटे तक बिजली मिलती थी।
और रावत जी ने उस 8-10 के घंटे मिलने वाली बिजली को 24 घंटे किया। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतया हर गांव में बिजली पहुंचे, यह एक लक्ष्य रखा और हम उस लक्ष्य में सफल हुए। उसके बाद उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि जो हमारा सिटकुल वाला, क्योंकि पहाड़ में केवल औद्योगिक क्षेत्र अगर आप कहें, हमारे अंगुली में गिनी हुई पहाड़ के उद्योग थे, जिसमें रानी बाग में HMT फैक्ट्री, अल्मोड़ा की आल्स फैक्ट्री, मोहान की दवा ड्रग फैक्ट्री सभी बंद हो चुकी हैं। और एक हमारी सियालीधार में एक सेजलेक फैक्ट्री बन रही थी, जिसमें अब सेंट्रल स्कूल है। कौसानी चाय बागान, और चाय बागान भी बंद हो गया। आपके वर्तमान सरकार के बहुत अच्छे कार्य से वो जितने बागान है वो भी सब, चाय फैक्ट्री भी सब बंद हो गई। हमारा मानना था उस समय जो स्थिति थी जब हम सत्ता में थे, 24 घंटे बिजली मिले, यही जनता की मांग थी। और अब एक्सेस पैदावार हो रही है बिजली की, हम अन्य राज्यों को भेज रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पर अगर सत्ता में आएंगे तो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि पानी और बिजली पे हम जो भी बेहतर, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम कितने यूनिट तक फ्री देंगे जी। कितने लीटर पानी फ्री देंगे, और आम जनता को पानी बिजली मिले, ये हमारी पहले भी प्राथमिकता थी, आज भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो दर है अन्य राज्यों से हमारी बहुत कम दर थी, और हम उसको सुधारते हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सरकार बनते ही हम तय कर देंगे, मानक बना देंगे, इतने यूनिट तक हम अपनी जनता को फ्री देंगे। जनता का एक मुख्य सवाल आया है आपसे कि आप NRHM में पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो जिस वक्त आपकी सरकार थी और आप NRHM में पूर्व में उपाध्यक्ष थे, तो आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित रहा हो? देखिए, सबसे बड़ा तो NRHM में हमने अपने समय में काम किया, हर स्कूल में बच्चों की जांच कराई। पूरे राज्य के कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जिन बच्चों की हमने पूरी जांच कराई। उसके बाद लगभग मेरे कार्यकाल तक लगभग 3.5 लाख 3,60,000 या 65,000 बच्चों को जो गंभीर बीमारियां थी, जिनमें हृदय संबंधी या अन्य बीमारियां थी, उनका निःशुल्क बड़े बड़े अस्पतालों में, जिसमें ऋषिकेश एम्स, दिल्ली एम्स, सर गंगाराम आदि अस्पतालों में उनका निःशुल्क इलाज करवाया। तो वो मील का पत्थर साबित हुई। उससे पहले मेरे पास टैक्सेशन था जी। राज्य का कर, उसमें भी हमने अपनी सरकार के समय में कई ऐसे जो गलत तरीके के कर हमें लगता था कि जिससे हमारे रोजगारों में उसका प्रभाव पड़ रहा है, जैसे सराय एक्ट के अंतर्गत हमने कई तब्दीलियां करी। हमने जलौनी लकड़ी में बहुत बड़ा टैक्स पड़ रहा था, हमने उस पर उसको माफ़ करवाया। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो हमने अपने कार्यकाल में की हैं, लेकिन वो मील का पत्थर साबित हुई। हमारे बच्चों की पूर्णतया हमने जो मेडिकल टीम ने जांच की, वो हमने उसके लिए अलग अलग टीमें गठित कर रखी थी, और पूरे प्रदेश के स्कूलों की बच्चों की जांच होती थी और गंभीर बीमारियों का तत्काल इलाज होता था। और अब मुझे लगता है कि अब तब मेरे समय में NRHM था, अब NHM है, और अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस राज्य में स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे लचर हों, वहां ऐसी स्थितियां नहीं हो सकती कि आपकी टीमें घूमें। हम तो लगातार अपनी टीमों को निकालते थे, और NHM के डॉक्टर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे, हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती थी। मुझे याद है पूरे डॉक्टर्स मेरे साथ बैठक करते थे जब मैं प्रदेश के अस्पतालों की भ्रमण करता था, और हम जगह जगह जाके उन कैंपों के बारे में समीक्षा करते थे। उसका बड़ा अच्छा परिणाम मिला, लेकिन अभी वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बेहतर काम हो पा रहा है। तो रोक लें। तो जैसा कि आपने रोज़गार का सवाल लिया, तो रोज़गार में हमारे वहाँ क्या यहाँ पे IT इंडस्ट्री नहीं आ सकती है? जैसे दिल्ली में, नोएडा में अलग अलग जगह IT हब हैं, तो यहाँ पर को जैसे जो हमारे BTech MCA MTech किए हुए युवा हैं, वो चाहते हैं कि पहाड़ों में ही उन्हें रोज़गार मिले। तो क्या यहाँ पे IT कंपनीज़ और दिल्ली से कॉल सेंटर, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे पहाड़ों का कि जिसमें रह के हर कोई काम करना चाहता है,
तो अगर सरकारें हमारी कोशिश करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है और यहाँ के युवा को यहाँ से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपकी बहुत अच्छी बात है। मैंने पढ़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी कई कंपनीज के साथ बैठक करने के लिए सिंगापुर भी गए, कई बाहर भी गए, और वो कंपनीज अभी तक तो पिछले 4-4.25 साल में नहीं आई हैं। काफ़ी बड़ा उसका प्रचार प्रसार हुआ कि साहब हजार लोग आ रहे हैं, हज़ारों कंपनीज आने वाली हैं और बड़ा व्यापक लोगों को रोज़गार मिलेगा। हाँ, इतना मुझे पता चला है कि जो कंपनी थी वो बंद होने की कगार पे। सिडकुल आज बहुत बुरी स्थिति से जूझ रहा है। सैलाकुई की स्थिति वही है। हमारी एकमात्र अल्मोड़ा की आल्स रिपेयर फैक्ट्री जो कम से कम 700-800 परिवारों का भरण पोषण करती थी, हमने अपने समय में हरीश रावत जी की कैबिनेट ने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि राज्य की ऐसी जो पर्वतीय क्षेत्र की दवाइयाँ हैं उनसे 15% पूरे अपने दवाइयों के जो बिक्री होगी उसका 15% दवाइयाँ इन फैक्ट्री से खरीदी जाएगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे उलझा दिया और फैक्ट्री बंद हो गई। कहीं ना कहीं सरकारों को अपने जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। आज सरकारों का ध्यान केवल अपनी सत्ता बचाने तक है। आज लोग केवल अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं और ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। जिस राज्य का उदय संघर्ष से हुआ, जिस राज्य को इसलिए बनाया गया कि हमने मूलभूत चीज़ों का अभाव था, अब ये अगर आप आकलन करें वर्तमान स्थिति खराब हो गई है। पहले की अपेक्षा आज स्थितियां खराब हो गई हैं। पहले की अपेक्षा पलायन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केवल पलायन आयोग बनाने से काम नहीं चलेगा। चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से जनहित के मुद्दों को करना होगा और ऐसे उद्योग हमारे पास वनस्पति बहुत अच्छी है। हमारे पास चीड़ के पिरूल से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बिजली भी पैदा हो सकती है, उससे तेल भी निकल सकता है, उसके कोयले भी बन सकते हैं। हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ काम किया था उसमें, लेकिन समय कम था। और आज तो 4-4.25 साल का मुख्यमंत्री जी को अभी तक समय मिला है और बड़ी जो समिट हुई थी साहब, उसमें हमने सुना था कि हजार उद्योग इस प्रदेश में लगेंगे। बड़ी वीर गाथाएं सुनी थी उस समय जी। लेकिन उन गाथाओं में केवल कहानी तक सीमित हो गई। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हम बैठकर केवल सत्ता बचाने, सत्ता संघर्ष को छोड़कर जनहित के मुद्दों को नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी और इसका स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज प्रदेश में की जो जनता है प्रदेश की, तो वो थर्ड फ्रंट को भी बड़े उससे देख रही है। तो थर्ड फ्रंट के रूप में यहाँ पे आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल अपनी अपनी मेहनतों में लगे हुए हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये थर्ड फ्रंट क्या उत्तराखंड में अपनी धमक बिखेर सकता है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके अपने अधिकार हैं और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। हम सदन से लेकर सड़क तक हर जनहित के मुद्दे को लगातार उठाते रहे और चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे आप पार्टी हो, वो भी आज अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में कई हमारा, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली है, तो उस बहुदलीय प्रणाली में सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मेरा मानना है, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और हमारे जितने भी विधायक हैं और हम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल के हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपने ईमानदारी से जनहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो उस पर सफलता मिलती है। हमने अगर सड़क के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था तो आज आप देखिए अल्मोड़ा की सड़कें बनी। भले ही उनमें फिर से
नहीं, अगर उनमें कहीं कोई कमियां हैं, ये विभाग का काम। गुणवत्ता, अगर गुणवत्ता की कमी है, हमने उस समय भी कहा था ये विभाग की जिम्मेदारी है, पूरा विभाग बना हुआ है, उसको तत्काल उस ठेकेदार का पेमेंट रोकना चाहिए, और अगर कहीं पर खराब है उखाड़ के उसको फिर से दोबारा करवाना चाहिए। ये विभाग, इसीलिए वैतनिक कर्मचारी रखे गए हैं जी। हमारा काम था जो परेशानियां थी उस समय, कोसी की जो हाईवे है अल्मोड़ा से रानीखेत और कौसानी जाने वाले मार्ग में 1.5 से 2 फीट गहरे गड्ढे थे। हमने उन गड्ढों में वृक्षारोपण कर दिया, 3-3, 4-4 बार हमने जाम लगाया। उसके बाद हमने कम से कम 20 ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए, प्रधानमंत्री जी तक हमने ज्ञापन पहुंचा दिए, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी साहब को दिया है कि साहब एनएच के पास पैसा नहीं है। अगर ये पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कार्रवाई करे सरकार, इसीलिए तो सरकार होती है जी। विभाग के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग में केंद्र के अधीन ये सब चीज़ हैं, और गडकरी जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर वो अपने लाठी का सही उपयोग करेंगे। और अगर, क्योंकि ये समय ऐसा है, इस समय में ठंड बढ़ रही है, और हमने विभाग से कहा भी था कि भाई ठंड में आप अगर काम कराएंगे तो आप पहले फेस पे पैचेज कर दीजिए, जितना, जब क्लाइमेट ठीक है जिस समय आप हॉट मिक्स कर सकते हैं तभी तक करिए, और अगर ये गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ भी मैं फिर से सड़कों पे उतरने का काम करूंगा। गलत का कभी साथ नहीं दिया जा सकता। और ये तो आज आएंगे ठेकेदार, कल काम करके चले जाएंगे। हमारे पैसे का दुरुपयोग अगर होगा तो निश्चित तौर पर मैं अपने साथियों को लेकर फिर से सड़क में आंदोलन करने के लिए बाध्य हूँ। जैसा कि अल्मोड़ा को बुद्धिजीवियों का शहर माना जाता है, सांस्कृतिक नगरी है, पर आज की डेट में यहाँ के स्कूलों की स्थिति आप देखिए, सरकारी स्कूलों की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। तो शिक्षा पे आपका क्या रुझान रहेगा अगर सरकार आती है तो? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों को, हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं या शासकीय विद्यालय हैं, उनको मजबूत करने का काम किया था। सैकड़ों विद्यालय हमने अपने विधायक गणों के जो उनके मांग थी उसके आधार पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लगातार विद्यालय खोलने का, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति कैसे हो, भर्ती भी खोली थी, लगातार हम लोग भर्ती कर भी रहे थे। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन विद्यालयों में छात्र संख्या कम हो रही है। ये एक अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि हम सब लोग इन्हीं प्राइमरी पाठशालाओं से और इसी राजकीय इंटर कॉलेजों से पढ़े हुए लोग हैं। आज लोगों में प्राइवेट विद्यालयों की ओर बड़ा रुझान बढ़ा है। आने वाले समय में अल्मोड़ा, क्योंकि अपने पहले से ही शिक्षा का हब रहा है और इसे एजुकेशन सेंटर के रूप में, जैसे आपने आईटी का हब कहा, इसे हम एजुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और हमारा मुख्य सरकार बनते ही ये रहेगा कि हम किसी भी तरीके से अल्मोड़ा की जो पुराना इतिहास है, क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आप तो क्रियाकलाप देखते ही हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दसरा हो, चाहे रामलीलाएं हो, उस पर तो अल्मोड़ा का कोई सानी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम अपने अल्मोड़ा को जोड़ते हुए इसे एक शिक्षा के हब के रूप में भी आगे करने का काम करेंगे, इसको आईटी सेंटर के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। और अगर जनता हमें मौका देती है तो निश्चित तौर पे अल्मोड़ा अपने पुराने जो इतिहास रहा है उसी पे आगे बढ़ने का काम करेगा। जो हमारे पहाड़ के अस्पताल हैं आज ये रेफरल सेंटर बन चुके हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमने लंबी लड़ाई अस्पतालों के लिए भी लड़ी थी, और हमने तो बेस में हार्ट केयर सेंटर भी खुलवाया था। वर्तमान सरकार ने 2 कदम आगे जाकर उसे बंद करने का काम किया जी। और मेडिकल कॉलेज पे जब हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है पहाड़ों में, हम जब तक अस्पतालों में डॉक्टर्स लेके नहीं आएंगे, एक्सपर्ट्स लेके नहीं आएंगे, तब तक ये रेफरल सेंटर बन के रहेंगे। और जैसे ही हम अपने सरकार के कार्यकाल में कई, आपने देखा होगा, बेस और जिला चिकित्सालयों में, कई चिकित्सालयों में, चाहे वो रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत, इन सभी जगह डॉक्टर्स लेके आए थे।
हमारे विधायकों ने, हमारी सरकार ने बड़ी मेहनत की और उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पे पर्वतीय जनपदों के मुख्य चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। जैसे ही हमारी डबल इंजन की सरकार आई तो उन्होंने एक तीसरा इंजन लगाया और तत्काल पहाड़ से उन्हें मैदानी क्षेत्रों में ले जाने का काम किया। वो डबल इंजन की सरकार है, वो जो चाहें इस समय कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक आज उनकी सरकार दौड़ रही है और इंजन बड़ी तेजी से भाग रहा है। मैदानी क्षेत्र की ओर डॉक्टर्स भाग रहे हैं और हमारा पहाड़ खाली हो रहा है और रेफरल सेंटर बनते जा रहे हैं। और इसके लिए भी हम एक बड़ा आंदोलन में जनता के सहयोग से करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इस कोरोना काल में भी आप देखिए तो हमारे इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों ने बड़ी दिन रात से मेहनत, जितने लोग हैं आज भी हमारे जितने चिकित्सक हैं, बहुत मेहनत की और लोगों को इस महामारी से बचाने का काम किया। लेकिन हमारे पास संख्या कम है, डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम हो गई है। अच्छे एक्सपर्ट जो हमने बुलाए थे वो भी इन्होंने सब बाहर भेज दिए हैं, देहरादून आदि महानगरों में भेज दी हैं। तो उनको वापस लाने का, नए लोगों की नियुक्ति हो, इसके लिए भी हम सरकार पर लगातार दबाव बनाएंगे। एक बार मैं फिर से शिक्षा की तरफ जाना चाहूँगा। जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो एमसीए करे हुए, बीसीए करे हुए, एमटेक करे हुए छात्र हैं, उनका प्रश्न है ये आपसे कि कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, आजकल जैसे डिजिटल इंडिया का युग है, ये युग मोदी जी का है, पर कहते हैं डिजिटल इंडिया का खाली नाटक किया जा रहा है। उनका कहना ये है, जो हमारे जिन्होंने हमसे प्रश्न किया है युवाओं ने, उनका कहना ये है कि अल्मोड़ा या मतलब पूरे उत्तराखंड के किसी भी स्कूल में, जो भी सरकारी स्कूल है, कहीं भी कंप्यूटर का एक भी शिक्षक नहीं है। तो क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो इस कंप्यूटर के शिक्षकों की नियुक्ति करेगी? और इस प्रश्न को वो, उनका कहना है कि अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दे। कंप्यूटर, आज वर्तमान जो समय है कंप्यूटर युग है, आईटी का युग है। और कांग्रेस जिस समय सत्ता में थी उस समय भी हमने लगातार प्रयास किया कि अधिक से अधिक हम अपने युवाओं को बेहतर शिक्षा दे पाएँ। और हम निश्चित तौर पे इसे सरकार बनते ही पुख्ता तौर पे काम करेंगे और अपने यहाँ विद्यालयों में अच्छे कंप्यूटर के शिक्षकों की नियुक्ति का भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिससे हमारे युवाओं को विद्यालय स्तर पे ही, प्राइमरी स्तर पे ही, क्योंकि हमने कई मॉडल स्कूलों की हमने हर गांव में एक मॉडल स्कूल होगा की भी एक कल्पना की थी रावत साहब ने, और उस पर हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ मॉडल स्कूल हमने खोले भी थे और अच्छे चयनित शिक्षक उन मॉडल स्कूलों में भेजे थे। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इससे एक रोजगार की समस्या भी दूर होगी जो हमारे इस राज्य में वर्तमान समय में हम और कुछ बेहतर विषय बच्चों को सिखाने का भी काम करेंगे, जिससे हम रोजगार की दिशा में उन्हें कम से कम जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो युवा इस तरीके की उनको एजुकेशन मिले जिससे कि उनको अपने रोजगार में काम करने में फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि आज की डेट में जैसे मोदी जी डिजिटल इंडिया का युग कह रहे हैं, परंतु कंप्यूटर, अगर स्कूल में कंप्यूटर का टीचर ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से डिजिटल हो पाएंगे। और आज का हमारा जो इंटर का युवा है, जो 12th पास करके जो आ रहा है, वो उसको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है। तो ये तो काफ़ी दयनीय स्थिति है ना शहर की। देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की उन बातों पे 15 लाख भी सबके खातों में आ गए हैं। मुझे लगता है आपके भी आ गए होंगे, कई लोगों के 15 लाख आ गए। 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष, वो भी मिल गई शायद जी। नोटबंदी के केवल 100 दिन मांगे थे, उसके बाद पूरा देश व्यवस्थित हो गया। कोरोना काल में भी उन्होंने कहा था कि केवल थाली बजाओ, कनिस्टर बजाओ, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, वो सब बजा के कोरोना भी भाग गया। तो ये सब चीज़ें हम रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों पर चल के आज मोदी जी के पीछे बिल्कुल दीवाने हुए थे लोगों को लगा रामराज आ गया है। मेरा मानना है कि केंद्र की सरकार ने विशुद्ध रूप से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो,
विशुद्ध रूप से युवाओं को छला है। और यहाँ का युवा आज अगर आप देखें, जिसमें बड़ी योग्यता है, बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पाई। और पिछले कई सालों से हम तो लगातार युवाओं को आगे करने की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि ना उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो पाई, ना रोजगार मिल पाया। और आज सबसे बड़ा, अगर इस कोरोना काल में, कोविड-19 के दौर में आप देखिए तो हमारा जो कमाऊ पूत था वो आज अपने परिवार पर बोझ बन गया, वो आज प्रवासी कहलाया जा रहा है। हम रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो अपनी बूढ़े माँ बाप का सहारा था, एक बच्चा जो अपनी बहन की शादी के लिए होटल में, चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे गुजरात से लेकर, सूरत से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दूर दूर जाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहा था, रोज़गार के अभाव में, क्योंकि हम तो यहाँ रोज़गार दे नहीं पाए। उत्तराखंड बनने के बाद लोगों को सही तरीके से रोज़गार मिल नहीं पाया, लेकिन आज वो प्रवासी कहलाया जा रहा है। कितनी बड़ी मार पड़ी है कि लोग दूर दूर क्षेत्रों से पैदल अपने घरों को निकले। 15 दिन 20 दिन तक उस लॉकडाउन में कैसे उन लोगों ने अपना जीवन काटा। कई लोग उसमें बेचारे अपने देह त्याग चुके थे, कई लोग ऐसे परेशान हुए। तो आज अब उस बातों को कह के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पीड़ा होती है। और मेरा मानना है कि इस राज्य को अगर सही दिशा पे ले जाना है तो हमें अपने ही संसाधनों को बढ़ाना होगा। हमने मेरा वृक्ष मेरा धन योजना चलाई थी। हमने कहा था इस पेड़ को लगाइए, उसके साथ एफडी भी दी, उससे कहा हमने इसको फिर खरीदेंगे। आज माल्टा और गलगल और नींबू की हाल देख लीजिए। आज उनको खरीदने वाला कोई मिल नहीं रहा है, पेड़ में ही फल सड़ रहे हैं। हमने कांफल की कीमत बढ़ा दी, हमने गेठी की कीमत, आज गेठी मिल नहीं रही है 100 रुपये किलो में भी, आज मडवे की कीमत बढ़ गई, आज भट्ट गहत की कीमत। तो हम इन चीज़ों को जब तक हम जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे, हमें यहाँ की खेती को, पर्वतीय खेती को बढ़ाना पड़ेगा ऑर्गेनिक रूप से। क्योंकि हमारे यहाँ तो गाय और भैंस की, जब हम जिसे मोल कहते हैं, खाद कहते हैं, उसको अपने खेतों में डालते हैं तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसी चीज़ को बढ़ाना होगा, अपनी चीज़ों को बढ़ाना होगा, जंगली जानवरों से अपनी ज़मीन को बचाना होगा, सूअर और बंदरों से अपनी खेती को बचाना होगा, और इन पे ठोस काम करना पड़ेगा। जो 20 साल का युवा उत्तराखंड है आज की डेट में, तो जितनी गलती भाजपा की सरकार की रही है, पूर्व में 10 साल कांग्रेस भी रही, तो उतनी ही गलती कांग्रेस की भी रही। आखिर क्या कमियां रहेगी जो कांग्रेस उत्तराखंड को एक राज्य आंदोलनकारियों का राज्य नहीं बना पाई? स्थायित्व की कमी रही। जो मैंने कहा, अगर यशवंत सिंह परमार जैसा व्यक्ति एक लंबे समय तक, जब हम राज्य बना तो हमें लगा था कि इस राज्य में, जब पहला चुनाव हुआ तो हमें लगा था कि हरीश रावत जी जब सत्ता संभालेंगे तो वो परमार जी की तर्ज में काम करेंगे। लेकिन फिर स्थितियां बनती रही, अलग होती रही, और जब उन्हें मौका मिला तो बहुत कम समय के लिए मौका मिला जी। और ऐसा मौका मिला कि वो 2 टांग की कुर्सी थी, वो हिलती रहती थी हमेशा, क्योंकि उधर पीडीएफ का गठबंधन था, उधर केंद्र सरकार का डंडा था, उधर दल बदल था, उधर राष्ट्रपति शासन था। और अगर सही मायने में देखिए तो जो सोच थी, आज हम राजधानी के मुद्दे पर बात करें, आज देहरादून राजधानी बन के रहेगी, पहाड़ की राजधानी मैदान में है। हमने इस राज्य की मांग जो की थी, पर्वतीय राज्य की मांग की थी। किसी भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी से बात करिए, जब तक राज्य के मुद्दे को उन आंदोलनकारियों के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो ये राज्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है, जो भी बातें हमारी हैं, इस राज्य के हित में, राज्य की जनता की बात को हम जब तक आगे लेकर नहीं जाएंगे, और हम अगर जनहित के मुद्दों को अनदेखा कर देंगे, सरकारें चलेंगी,
आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये सत्ता का खेल है, इसमें तो आते रहता है, जाते रहता है। कभी हम सत्ता में, कभी आप सत्ता में, कभी दूसरा सत्ता, लेकिन राज्य का हित नहीं होगा। और यही स्थिति है, इसलिए राज्य का हित नहीं हो पा रहा। व्यवस्थित रूप से काम न हो पाना, राज्य हित में काम न हो पाना, जनहित में काम न हो पाना, पर्वतीय राज्य को सही तरीके से, पर्वतीय क्षेत्रों का, पर्वतीय जनपदों का काम न हो पाना आज सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। तो जैसे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, वो सभी आज की डेट में बिखरे हुए हैं जैसा कि दिख रहा है। तो आखिर किस तरीके से व्यवस्थित तौर पे अगर कांग्रेस सत्ता में आती, किस तरीके से चला पाएगी? अगर सभी के चेहरे एक दूसरे के विपरीत रहे तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं, कहीं कोई चेहरे अलग नहीं है। कांग्रेस देखिए अपने आप में वो राजनीतिक दल है जिसने गांधी भी दिए, नेहरू भी दिए, सुभाष बाबू भी दिए, शास्त्री भी दिए, अंबेडकर भी दिए। सबकी दिशाएं अलग थी, सबकी सोच अलग थी। अंबेडकर जी की बात अगर आप करेंगे तो अंबेडकर जी की सोच अलग थी। सुभाष बाबू गरम दल के नेता थे, वो तो कहते थे आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। बापू का अहिंसा का के तरीके से वो देश को आज़ाद कराने के लिए कृत संकल्प थे। तो हर आज भी कांग्रेस में, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश को सही दिशा में अगर ले जा सकती है कांग्रेस ले जा सकती है। इस राज्य को अगर सही दिशा में ले जा सकती है कांग्रेस ले जा सकती है। ना कांग्रेस में कोई मतभेद है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं प्रदेश में, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, इंदिरा हृदय जी, ये तीनों वरिष्ठ नेता हैं। इन तीनों का मार्गदर्शन पहले भी था। हरीश रावत जी ने केंद्र में भी और राज्य में भी लगातार काम किया है और आज भी इस उम्र में जितने एक्टिव तौर पे हमारे ये नेता काम कर रहे हैं, इनका कोई सानी नहीं है जी। और सब संगठित हैं। अभी प्रदेश का एक बहुत बड़ा हमारे यूथ कांग्रेस की एक, अगर आपने देखा होगा, हम सब लोगों ने भागीदारी की थी। एक बहुत ज़बरदस्त हमारी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन था, इसमें सब लोग संगठित थे। हाँ, अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कुर्सी में बैठ के मार्गदर्शन नहीं करता। हमारे यहाँ सबका मार्गदर्शन लिया जाता है और सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैं अगर अपने तरीके से काम कर रहा हूँ तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होती। मैं अपने तरीके से जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ, आप अपने तरीके से उठा रहे हैं, दूसरा अपने तरीके से उठा रहे हैं। और जिस समय चुनाव होगा हम सब लोग संगठित तरीके से पार्टी के काम करेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले 2022 में इस राज्य को सही दिशा देने का काम कांग्रेस करेगी। तो जैसा कि चुनाव की बात आई है, तो क्या आप अल्मोड़ा विधानसभा से 2022 में कांग्रेस पार्टी से विधायक के दावेदार के तौर पे रहेंगे, क्योंकि आप सालों से काम कर रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ यही अंतर है। हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं, निश्चित तौर पे हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक जीवन लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी में अनेकों पदों पर रहकर जनता की सेवा करने का काम किया है, पार्टी की सेवा करने का काम किया है। पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को सम्मान तरीके से उसके योग्यता के अनुसार काम भी देती है। निश्चित तौर पर हम अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात को रखेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा, एक पार्टी के सिपाही के रूप में उसे किया जाएगा और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार जनता के मुद्दों को उठाने का, जन सरोकारों को मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितनी मेरी क्षमता है उस पूरी क्षमता का 100% मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए निष्ठा के साथ काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे कोरोना काल हो, चाहे वर्तमान समय में हो। जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी मैंने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम किया था जी। और आज भी मैं अपने युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए लगातार लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और आने वाले समय में जो पार्टी का मार्गदर्शन मिलेगा मुझे, वो किया जाएगा, क्योंकि एक
राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति आगे के लिए अपने रास्ते तलाशता है, तो हम भी आगे के रास्ते तलाशने के लिए आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जो युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति है पहाड़ के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को या अपने स्तर से लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मेरा, आपने अगर मेरे कभी भी कोई कार्यक्रम देखे होंगे, चाहे वो रामला हो, चाहे होली हो, चाहे खेल कूद की प्रतियोगिता हो, मैं सदैव अपने युवाओं से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उनके अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि हमें इस राज्य में, ये देवभूमि है, इस राज्य से नशे को उखाड़ फेंकना होगा, लेकिन उसके लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें वो शराब परोसने वाली राजनीति से बाज आना होगा। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करके उनका बहिष्कार भी करना होगा कि जो अपने युवाओं को आज नशे की लत डालने का काम कर रहे हैं। और सरकार को कड़े नियमों के साथ, आज पंजाब की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, उड़ता पंजाब आपने देखी होगी, किस तरीके से पंजाब में आज कैप्टन ने, अमरिंदर सिंह जी ने आज नकेल कसने का काम किया, जितने नशे के सौदागर थे उन्हें सबको जेल डालने का काम किया। आज वर्तमान सरकार अगर चाहे, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप सत्ता में बैठे हैं, तत्काल अपने पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद करिए, उनसे कहिए कि कोई भी अगर नशे की ये तस्करी करेगा उन्हें जेल डालने का काम करिए। कैसे नहीं रुकेगा नशा? ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी इस राज्य में युवाओं को नशा न पहुंच पाए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नशा पूर्णतया, ये जो ड्रग्स की लत हमारे युवाओं पर पड़ गई है, इसके खिलाफ हम कठोर नियम बनाकर किसी भी तरीके से, चाहे हमें अलग पुलिस दल का गठन करना पड़े, इसे निश्चित तौर पर करेंगे। हम अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये हमारी प्राथमिकता पर रहेगा, ये हमारे एजेंडा में रहेगा कि हम अपने युवा को किसी भी तरीके से नशे की लत पर नहीं डूबने देंगे, और हमारा प्रयास होगा, और वर्तमान सरकार का भी, क्योंकि युवा हमारी इस प्रदेश की बुनियाद के पत्थर हैं। अगर वो बर्बाद हो गए, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, मैं लगातार इसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं कई शिविर भी इसके लिए हमने लगाए हैं, और लोगों को तरीके से अच्छे काउंसलर बुला के हम उनको नशे से दूर करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और मैं तो अपनी रामला में भी हमारा कैंप रहता है, और हमारे खेलों में भी जो हम कार्यक्रम करते हैं, और लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल कूद से जोड़कर इस नशे से दूर करना पड़ेगा। अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा, उनकी जेबें देखनी पड़ेंगी, उनके बस्ते देखने पड़ेंगे, उनके सिराने, उनके बिस्तर को बार बार देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखेंगे, ये हमारी अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं देखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कतई माफ़ नहीं करेगी। नशे को इस उत्तराखंड में नहीं, उसकी जड़ों को जमने देना है, ये हम सबकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। धन्यवाद आपका पहाड़ एक्सप्रेस से पहाड़ और अल्मोड़ा के अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए। तो साथियों, जैसा कि आपने आज देखा कि आज हमारे साथ बिट्टू कर्नाटक जी मौजूद थे, तो आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग राजनेताओं और अलग अलग समाज सेवियों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।